संसद का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से किया संबोधित। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए काफी किए हैं प्रयास। राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद 3 कृषि कानूनों को पारित किया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र पर कहा कि बजट में इस दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो और विचार का हो आदान प्रदान। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में कई छोटे छोटे बजट हुए हैं जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए शोध पर खासा ध्यान दे रहा है भारत। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कही बात। साथ ही तोमर ने कहा फसलों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जारी है प्रयास। और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में। हिंसा करने वाले किसान नेताओं के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा के सहयोग से हिंसा के मामले में मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के आज से शुरू हो चुके बजट सत्र पर कहा कि ये बजट सत्र इस दशक का पहला सत्र है और इस सत्र से लोगों को काफी उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी को 2020 में अलग अलग पैकेज के तौर पर 4-5 मिनी बजट पेश करने पड़े और इसी कड़ी में बजट को देखना भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में इस दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो और विचारों का आदान प्रदान हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अपेक्षाओं के साथ लोगों ने हमें संसद में भेजा, हम सब उस पर खरे उतरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में कई छोटे छोटे बजट जारी किए गए। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट को लोग उसी श्रृंखला के रूप में देखेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के शुरू होने के साथ संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के समय सरकार के सटीक फैसलों से लाखों लोगों की जान बची है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दुनिया के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने पर गर्व जताया। साथ ही कहा कि भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना टीकों की लाखों खुराकें उपलब्ध कराई है। भारत ने बहुत ही कम समय में
2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का भी फैसला किया है। सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद 3 कृषि कानूनों को पारित किया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों को अनेक दलों ने समय समय पर अपना समर्थन दिया है। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों से कानून का गंभीरता से पालन करने को कहा है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय पढ़ने की आज़ादी दी गई है। किसी कोर्स के बीच में भी विषय और स्ट्रीम बदलने का विकल्प युवाओं को दिया गया है। मेरी सरकार ने ई विद्या के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। विद्यार्थियों के हितों के लिए संवेदनशील मेरी सरकार ने जेईई और नीट परीक्षाओं का भी सफल आयोजन कर उनका 1 साल व्यर्थ होने से बचाया है। सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ ऐसे ही 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिल रहा है। इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, वनवासी एवं जनजातीय वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं शामिल हैं।
सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिले। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड डिजिटल पेमेंट हुआ है। देश की संस्थाओं और नागरिकों ने डिजिटल इंडिया की ताकत से देश की रफ्तार को थमने नहीं दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में यूपीआई से 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का डिजिटल पेमेंट हुआ है। आज देश के 200 से ज़्यादा बैंक यूपीआई व्यवस्था से जुड़े हैं। इसी तरह डिजी लॉकर का 400 करोड़ से अधिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग किया जा रहा है। उमंग ऐप पर भी देश के करोड़ों नागरिक 2000 से ज़्यादा सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। देश में 3.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन स्टैंप एक्ट में संशोधन करके अब देश में ई स्टैंप की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। और अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, और जो लगातार बैठकें चल रही हैं उसकी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में गठित की गई विशेषज्ञ समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली के पूसा स्थित नॉर्थ कॉम्प्लेक्स में चल रही है। पहले ये बैठक 27 जनवरी को रखी गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक और जहां पुलिस कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं तमाम प्रदर्शन स्थलों से किसानों की वापसी हो रही है। हालात ये है कि एक और किसान संगठन ही आंदोलन से हट रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम जगहों पर स्थानीय लोग भी अब आंदोलन के विरोध पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर एस राजेवाल सहित 20 किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालना जैसे मामले दर्ज किए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के बड़े षड्यंत्र और आपराधिक कृत्य की जांच कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा से उपजे हालात पर नजर रखे हुए गृहमंत्री झड़पों में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए कल उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइंस क्षेत्र में सुश्रुत ट्रामा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल गए। और अब बात करेंगे सह फसली खेती की। अक्सर देखा जाता है कि किसान आमदनी बढ़ाने के लिए एक ही जमीन पर कई फसल उगाते हैं और इसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है। फतेहपुर के कुछ ऐसे ही किसान हैं जो सह फसली खेती करके अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। समय बदलाव का है, वो चाहे जिंदगी जीने के तरीकों में हो या फिर खेती में। फतेहपुर के कुछ किसान इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सह फसली खेती को करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। मवैया गांव के किसान एक ही जमीन पर कई फसलें उगाकर आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। यहाँ के कई किसान केले की खेती में मिर्च, पत्ता गोभी और फूल की खेती कर रहे हैं, यानी कि एक ही जमीन एक ही समय पर आमदनी कई गुना अधिक। लोग केले के साथ पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, यही सब करते हैं तो किसानों की आय दुगना होती है। मार्केट ले जाके बेचते हैं। तो ऐसे पहले सिंगल फसल करते थे, अब एक फसल में केला के अंदर है जैसे गोभी, पत्ता गोभी कर दिया तो आय दुगनी तुगनी हो जाती है। तो इससे किसानों को ज़्यादा कुछ अच्छा लाभ मिल पाता है। कृषि पद्धति बदलाव मांग रही है। बढ़ती जनसंख्या, घटती जमीन ये कह रही है कि स्मार्ट खेती करने की जरूरत है, जहां लागत कम, उत्पादन और आर्थिक आय अधिक हो। किसानों ने अभिनव प्रयोग में आलू के साथ तरोई, लौकी व मटर के साथ परवल की सह फसली खेती करके अपनी आर्थिक आय बढ़ा रहे हैं। सह फसली कृषि के बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए गांव के किसान जगराम ने बताया कि सह फसली कृषि करने से सीमित समय में दोहरा मुनाफा मिल जाता है, साथ ही हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हमको ये करना पड़ेगा कि हम सह फसली मॉडल को बढ़ावा दें। मतलब एक ही खेत में हम कई फसलें एक साथ जब उत्पादित करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी विविधीकरण, जैसे किसान आज कर्ज तले दबता चला जा रहा। अगर एक फसल जैसे हमने लगाई
और उसमें आप मान लीजिए उस फसल का हमें रेट नहीं मिला तो किसान कर्ज में डूब जाता है। अगर हमने कई फसलें अगर लगा रखी हैं, अगर एक में हमारा नुकसान आ रहा दूसरे पर फिर दे रहा है, अगर दूसरी तो इस तरह से विविध एक जो किसान को आगे खेती में बढ़ सकता है, तो दो ही हमारे समझ में मॉडल हैं कि एक खेती में विविधीकरण और दूसरा सहफसली मॉडल जो है किसानों के लिए अति उत्तम है। अपनी आय बढ़ाने के लिए सहफसली फसलों की ओर ध्यान दिया। पहले हम लोग परंपरागत गेहूं धान करते थे, इसके बाद हमने सोचा कि आय अपनी बढ़ाई जाए, इसीलिए हम लोगों ने पहले गोभी लगाई और इसके बाद इसी में ये जो सब्जी वाली फसल है इसको तैयार किया, और ये फसल कटने के बाद फूल गोभी की दूसरी फसल सब्जी वाली तैयार हो जाएगी और इससे आय बढ़ेगी। सहफसली खेती में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हाथ बटा रही हैं। सब्जी की खेती करके महिलाएं अधिक खुश हैं, क्योंकि कुछ ही महीने में उनकी सब्जी बाजार पहुंच जाती है और थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाता है। पैसा आता है तो परिवार में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ जाता है। 2022 तक किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी कहते हैं दूनी करना है, तो उसके यही कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट क्या हैं कि जैसे किसान विविधीकरण और सहफसली मॉडल को आप तेज़ी से बढ़ाए। दूसरा, सरकार को ये चाहिए कि चाहे ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे या न्याय पंचायत स्तर पे कुछ मॉडल किसान, अच्छे मॉडल किसान के रूप में उनको तैयार किया जाए, उनका सरकार सहयोग करे, और उससे क्या होता है किसान सुनी सुनाई बात पे कम विश्वास करता है। वो किसान जब किसान की फील्ड पे जब कोई चीज़ देखता है तो उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है और वो स्वयं उस चीज़ को फील्ड पे करने के लिए फिर आतुर हो जाता है और वो फील्ड पे करता है। उप जिलाधिकारी प्रियंका ने भी इन किसानों की हर संभव मदद देने का भरोसा किया है और कहा, किसानों को कोई भी समस्या हो या खेती में नवाचार करना चाहते हैं तो उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास भी किया जाएगा। किसान लगातार नवाचार पर बल दे रहे हैं ताकि प्रदेश स्तर पर भी ये किसान अपनी पहचान बना सके। जिंदगी देवमई एवं मलवा ब्लॉक के जो किसान हैं वो नवाचार युक्त किसानी कर रहे हैं। उसमें वो सहफसली जो खेती कर रहे हैं उससे उनकी आय पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है और उनकी आय बढ़ रही है। प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बिखेरेंगे और हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस तरीके से जनपद के किसान नवाचार में आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा है, उनको हर तरीके से सहयोग किया जाएगा। खेती उन्नत हो, किसान सशक्त हो, आमदनी दोगुनी हो, पर ये तभी होगा जब किसान खुद जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना अपना हक समझेगा। इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। फतेहपुर से संदीप श्रीनिवास के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और अब बात विश्व आर्थिक मंच दावोस की। कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिए भारत शोध पर खासा ध्यान दे रहा है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फसलों को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता के लिए हम R&D पर भी बल दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फसल कटाई के बाद उसको प्रबंधित ठीक प्रकार से किया जा सके। हमारे यहाँ निश्चित रूप से इस बात की कठिनाई है कि कई बार पर्याप्त अवसंरचना नहीं होने के कारण फसल का नुकसान होता है और उसका असर पर्यावरण भी पड़ता है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नारियल किसानों के लिए अहम फैसला लेते हुए कोपरा पर एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 12 तटीय राज्यों के लाखों किसानों को लाभ होगा। मोदी सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। गन्ना किसानों को राहत देने के फैसले के बाद अब नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज कैबिनेट की बैठक में साल 2021 सत्र के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। मिलिंग वाले कोपरे नारियल के एमएसपी में 375 रुपए की बढ़त की गई, जो अब साल 2020 के 9,960 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सत्र के लिए 10,335 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।
गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 2020 के 10,300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सत्र के लिए 10,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यही नहीं, सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में नेफेड और एनसीसीएफ जरूरत होने पर इसकी खरीदारी भी करें। इससे लाखों कोपरा उत्पादकों को, खासकर सागर किनारे 12 राज्य है तो उसमें जो कोपरा उत्पादक है उन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमने देखा है कि सरकार जब घोषित करती है कोपरा की कीमत तो बाजार भी उससे थोड़ा अधिक देने लगता है। ये जैसे अधिक देने लगता है तो पूरी सरकार को खरीद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ये दोनों इसमें आते हैं और खरीद भी करते हैं। न केवल किसानों के लिए अलग अलग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है, बल्कि पहले के मुकाबले कृषि उपज की ज्यादा सरकारी खरीद भी की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी पर 1,10,934 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई। इसके तहत करीब 84.71 लाख किसानों को फायदा हुआ है। पिछले साल के 488.49 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस साल अभी तक 587.57 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल की अवधि की तुलना में ये 20% से ज्यादा की वृद्धि है। 587.57 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया, जो कुल खरीद का 34% से ज्यादा है। यही मांग थी किसानों की 40 साल से कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और लाभकारी मूल्य क्या हो इसका स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% इज रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, एंड देयरफॉर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने की ये व्यवस्था मोदी जी ने शुरू की, जो कांग्रेस के जमाने में मंजूर नहीं हुई थी। गौरतलब है कि मोदी सरकार खेतीबाड़ी की लागत को घटाने और किसानों को उनकी फसलों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में लगातार कई कदम उठा रही है, जिससे 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जा सके। सरकार के कदमों का फायदा भी देश के किसानों को मिल रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ टीडी न्यूज। और अब बात बदलते क्लाइमेट चेंज की। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से पूरी दुनिया सहित भारत भी अछूता नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन की इन चुनौतियों के बीच कोरोना जैसी महामारी से संपूर्ण दुनिया के सामने भारत की परंपरागत जड़ी बूटियों और औषधि महत्व के पौधों का ज्ञान उभर कर सामने आया है। ऐसे में भारत की इस पुरातन संपदा को सहेजने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन से जहां कृषि चक्र प्रभावित हो रहा है, वहीं जीव जंतु और वनस्पति को भी खासा नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों एवं वनस्पति शक्ति का महत्व विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर JLN शास्त्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जीवनदायिनी बनकर उभरी परंपरागत जड़ी बूटियों को सहेजने की जरूरत है। हमारी जड़ी बूटियों की जो संपत्ति था हमारे पास और आज भी कायम है, और ये ज्ञान जो है दुनिया को बांटने के वक्त आ गया। कोविड चाहे बहुत तबाही बचाया हर जगह, लेकिन अब हम विश्व के लिए जड़ी बूटियों और नेचुरल प्रोडक्ट्स के माध्यम से अब वेलनेस कैसे देना है या कि आरोग्य कैसे देना है, जो आयुष्मान के अंदर हम जो कर रहे हैं उसमें भी अब जड़ी बूटियों का खास एक भाग होगा। ये इसलिए कि आपको इम्यूनिटी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कृषि व वनस्पतिक विशेषज्ञों ने कहा कि हमें पश्चिमी पद्धति को छोड़ कृषि के परंपरागत तरीकों के साथ नवाचार आधारित कृषि को अपनाने की जरूरत है। पिछले 25-30 वर्षों से जो हमने पश्चिम की जो खेती या पश्चिम की जो विधियों को जो अपनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल युक्त और फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई
फसल को हम लोग खा रहे हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, ये प्राकृतिक विरोधी है और ये न सिर्फ कृषि को हानि पहुंचा रही है बल्कि हम सब लोगों के दैनिक जीवन को भी हानि पहुंचा रही है। आज बहुत सारी बीमारियां इस गलत खाद्य पदार्थों के कारण हो रही है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठंड जितनी आज होनी चाहिए उतनी ठंड नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए जो भी हमारी चाहे एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं, अनुकूलन स्ट्रेटजीज हैं या मिटिगेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, उनके प्रति जागरूकता अपनाई जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्वयं भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शोध संस्थान द्वारा बनाई गई हैं, विकसित की गई हैं, उनको अपनाया जाए तो उनसे हम काफ़ी हद तक जो जलवायु परिवर्तन की बातें हैं उनको हम उनको देख सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन से देश की वानस्पतिक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जागरूकता पर जोर दिया। आज जो है पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से पीड़ित है और भविष्य में अगर यही स्थिति चलती रही तो ये बहुत गंभीर चुनौती हमारे सामने होगी। आज हर वनस्पति औषधि है, बशर्ते उसकी जानकारी हो और हाँ जो हमारे किसान भाई हैं वो भी औषधीय पौधों से अधिक पैसा कमा सकते हैं खेती करके। तो जो हमारी मीडिया एसोसिएशन है समय समय पर किसानों से संबंधित जलवायु परिवर्तन को लेकर और जो भी क्षेत्र के विकास कार्य हैं उन पर फोकस करती रहती है। कि मिट्टी, पानी और बयार ये है जिंदा रहने के आधार। जब जल और वायु यही बिगड़ जाएंगे तो हमारा संतुलन तो अपने आप ही बिगड़ जाएगा। और इसको किस तरह हम संतुलित रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो वनस्पति है, हम पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गौरतलब है कि इस वर्ष के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में मौसम में आए बदलाव के कारण बेमौसम बारिश, सुखाड़ और अत्यधिक ठंड ने किसानों की फसलों और कृषि अर्थव्यवस्था को न केवल नुकसान पहुंचाया है बल्कि फसलों की गुणवत्ता को भी खासा प्रभावित किया है। इसको लेकर किसानों को चिंतन मनन करने की जरूरत है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती से आज न केवल इंसान जूझ रहा है बल्कि वनस्पति और कृषि को भी इसका खासा नुकसान हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि न केवल कृषि वैज्ञानिक बदलती मौसमी परिस्थितियों के अनुसार शोध और अनुसंधान करें बल्कि किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने की तकनीकों पर भी विचार करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।